जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम देखने चल रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति इतनी बढ़ चढ़ कर हुई, मतलब इतनी भयंकर क्रांति हुई कि फ्रांस की जो जनता थी वो राजा को ही फांसी पर लटका दी। अर्थात फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 16वां, उसको क्या कर दिया, फांसी पे लटका दिया। मतलब क्या कारण था? सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांसी की क्रांति के कारण क्या थे। और फ्रांसी की क्रांति में जो इतने ज़्यादा जो निम्न वर्ग था वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा कौन ले रहा था? कॉमन वर्ग, यानी जो सामान्य वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, वही सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। ना तो उसमें अमीर वर्ग थे, ना तो बहुत सारे जैसे धर्मगुरु वगैरह होते हैं वो सब थे। सिर्फ उसमें एक ही वर्ग था जो कि क्रांति के लिए शुरुआत किया और क्रांति का बिगुल बजाया, वो था निम्न वर्ग। तो यानी फ्रांस जैसे इतने बड़े देश में क्रांति हुई, तो क्रांति का कारण क्या होता है? सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद हम देखते हैं क्रांति के कारण। क्रांति की शुरुआत देखते हैं। फ्रांस की क्रांति ये हुई थी 14 जुलाई 1789। देखिए, 14 जुलाई की सुबह, चूँकि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इस समय तो पेरिस है, उस समय नहीं थी, तो पेरिस उस समय शहर हुआ करता था। तो आप ध्यान से सुनिए, 14 जुलाई की सुबह यानी 14 जुलाई 1789। तो 14 जुलाई की यहाँ से लिखते हैं, 14 जुलाई की सुबह जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां, वह अपनी सेना को पेरिस, एक नगर था, राज्य था, शहर था, पेरिस के शहर में या पेरिस के नगर में अपनी सेना, यानी पेरिस के नगर में 14 जुलाई की सुबह ही फ्रांस के जो सम्राट था वो अपनी सेना भेजना स्टार्ट कर दिया। यानी सरकारी सेना, जो सरकारी सैनिक थे वो फ्रांस के नगर में हलचल करने लगे, आने लगे सुबह सुबह। तो फ्रांस की जनता को ये लगा, मतलब फ्रांस की जनता में आप कहिए ये बिना मतलब की अफवाह थी, कि फ्रांस की जनता में ये अफवाह फैली हुई थी कि जो राजा है यानी जो लुई 16वां है वो जनता को मरवाना चाहता था, जनता पर बिना बताए ही जनता को मरवा देना चाहता है, इसीलिए वह फ्रांस को सैनिकों द्वारा घिरवा रहा है। तो जब जनता में ये अफवाह फैल गई और अफवाह इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ गई कि जनता ने ही क्रांति की बिगुल बजा दी। और 14 जुलाई को ही बास्तिल एक किला होता था, बास्तिल का किला, इसमें जेल था, बास्तिल के किले के अंदर जेल था। तो जो यहाँ के जो प्रजा थी वो प्रजा सोची कि राजा का जो सबसे यानी प्रमुख स्थान है वो क्या है, कि जिला है, वो किला है। और किले के अंदर जितने भी लोग हैं यानी सैनिक जो हैं, अन्य सैनिक हैं, जो कैदी हैं, वो सब क्या हैं, कैद हैं। तो अगर हम इस किले पर ही आक्रमण कर देते हैं और इस किले पर ही कब्जा कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जीत होती। और हम जितने भी यानी कैदी, इसमें जितने भी कैदी को कैद किया राजा ने, सम्राट ने, उसको हम क्या करेंगे, छुड़ा लेंगे। तो 14 जुलाई को लगभग 7,000 लोगों ने बास्तिल के किले पर आक्रमण किया। और बास्तिल के किले पर आक्रमण करने के बाद बास्तिल का किला पूरी तरह से ध्वंस कर दिया था, तोड़ दिया। इस 7,000 लोगों में स्त्री थे, पुरुष थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, सभी लोग थे। अब क्या कहते हैं, सबसे प्रमुख बात यह है कि बास्तिल के किले में टोटल 7 कैदी ही थे। 7 कैदी ही उस समय बास्तिल के किले में कैद थे। बास्तिल के किले का जो रक्षक था अर्थात कमांडर था, वो जनता के हाथों मारा गया। अब ये बास्तिल का किला क्यों तोड़ा गया, क्रांति क्यों हुई, जनता ने बगावत क्यों किया राजा के सामने, राजा के साथ जनता का मेल जोल क्यों नहीं रहा, अब इसको हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई जनता ने क्यों बास्तिल का किला तोड़ा। 14 जुलाई को ही बास्तिल का किला तोड़ा।
जेल तोड़ा। अच्छा, जेल तोड़ने का दो कारण था। पहला था कि जितने भी कैदी इसमें बंद हैं उन कैदियों को छुड़ाएंगे तो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि किसी भी को हम मदद करेंगे तो मतलब हमें भी ये अपेक्षा होती है कि हम उसकी मदद करेंगे कि वो भी हमारी मदद करेगा। दूसरा कारण ये था कि राजा से यानी सम्राट से भिड़ना है। सम्राट से अगर हमें लड़ाई करनी है, क्रांति करनी है उनसे, तो हमारे पास हथियार चाहिए ना, संसाधन चाहिए। तो उनके पास संसाधन की कमी थी, तो उन्होंने सोचा शायद किले में और जेल के अंदर कुछ हथियार वगैरह मिल जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें केवल 7 कैदी थे, 7 कैदी को रिहा करा दिया गया। आइए देखते हैं कि ये जेल क्यों तोड़ा गया। इसके पहले हमें देखना होगा ये तो लुई 16वें के समय में हो रहा है ना। अब इसके पहले हमें देखना होगा लुई 15 यानी लुई 15वां के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो लुई 15वां था, अच्छा ये लुई जो है ना वो ये बोर्बो एक होता है, बोर्बो राजवंश। ये बोर्बो राजवंश के शासक थे सभी, लुई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस करके लुई 16वां तक चला, यानी लुई 16। तो जो लुई 15वां था, ये लुई 15वां, इसके समय में इसने बड़ी गलतियां की। गलतियां ये की कि जब ये शासक था तो इसने ब्रिटेन के साथ सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा? ब्रिटेन के साथ। क्या लड़ा? सप्तवर्षीय युद्ध, अर्थात 7 साल तक लगातार क्या किया? युद्ध लड़ा। अब युद्ध तो भाई कोई खेल थोड़ी नहीं है कि भाई कोई भी खेल ले। युद्ध में समझ लीजिए कि बहुत सारे पैसे यानी धन की जो होती है ना, धन बहुत लगता है, पैसे लगते हैं, सैनिक मारे जाते हैं, उसके लिए हथियार चाहिए, हमें संसाधन चाहिए, आने जाने के लिए खर्चा चाहिए सैनिक का, खाने के लिए राशन। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध जो लड़ा, तो इस वजह से जो ब्रिटेन का जो फ्रांस का शासक था लुई 15, उसके समय में जो राजकोष था, ये राजकोष क्या हो गया? खाली हो गया। राजकोष खाली हो गया। तो भाई 7 वर्ष तक युद्ध लड़ा, राजकोष खाली हो गया। अब थोड़ा बहुत जो पैसा बचा था वो लुई 16वां ने कर दिया। क्या किया? थोड़ा बहुत जो पैसा बचा था वो किसने किया? चलिए यहाँ लिख देते हैं। ये लुई 16वां ने खर्च कर दिया, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था। उसने क्या किया? उसने अमेरिका की मदद की। 13 उपनिवेश बस्तियां अमेरिका में, जो कि अमेरिका में 13 ब्रिटेन की उपनिवेश बस्तियां थीं। तो इन 13 ब्रिटेन की जो बस्तियां थीं, उन बस्तियों को अमेरिका से खदेड़ने के लिए फ्रांस ने किसकी सहायता की? अमेरिका ने की। तो अमेरिका की सहायता की, और अमेरिका ने बदले में, मतलब अब ये बताइए, अमेरिका का 1 रुपये नहीं लगा, 13 बस्तियों को खरीदने के लिए भाई पैसा लगेगा। तो ये जो लुई 16वां था, इसने पैसा लगाया और अपनी सैनिक, अपनी हथियार, अपने पैसे के बल पर क्या किया? अमेरिका से ब्रिटेन की 13 अपनी बस्तियों को ये भाई, चूँकि अमेरिका और जो फ्रांस था, इन दोनों का दुश्मन सेम था। कौन? ब्रिटेन। तो इसलिए ये दोनों मित्र बने, और मित्र बनने के बाद ये इसने क्या किया? इनको पैसा देना स्टार्ट किया। तो अब ये अमेरिका इतना होशियार निकला कि अमेरिका ने इनको कटी चवन्नी आप कह लीजिए, मतलब 1 पैसे अमेरिका ने वापस नहीं किया। अब ये 7 वर्ष युद्ध लड़े। दूसरा कारण ये था, पहला कारण ये था, दूसरा कारण ये था कि 13 ब्रिटेन की बस्तियाँ थी अमेरिका से, ये खदेड़े कौन? ये तो 15वां ने खदेड़ा, वो 16वां ने। एक और कारण बताया जाता था, जो लुई 16वां की जो पत्नी थी वो थी ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया के साथ आप हंगरी शब्द का यूज ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी की जो राजकुमारी थी वो लुई 16वां की पत्नी थी। तो उसने क्या किया? वो ऐसा बताया जाता था है कि वो बहुत खर्चीली थी, अर्थात एक्स्ट्रा उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ करता था। तो अब खर्चा कहाँ से निकलेगा? राजकोष से निकलेगा। ये नहीं कि कोई क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा राज्य का जो आय का स्रोत है वो बहुत ज़्यादा है कि चलिए भाई पैसा आ रहा, नहीं, पैसा नहीं, ये कर के, यानी जो टैक्स जनता से टैक्स लिया जाता था वही टैक्स से राजकोष में जमा होता था, और उसी टैक्स से जो राज्य था, उसी राज्य का, यानी राजा, सम्राट, जो भी उनकी पत्नी बच्चे थे, उनका खर्चा चलता था। तो राजकोष से ही चलना है। तो ये तीसरा कारण ये था कि जो ब्रिटेन की वो जो लुई 16वां की पत्नी थी वो बहुत खर्चीली थी। ये थी ऑस्ट्रिया हंगरी की राजकुमारी। अब देखिए, अब इसके बाद समझते हैं, हम टोटल समझेंगे लुई 16वां को।
अब देखिए, जब लुई 16वां शासक बना तो इसको बदले में क्या मिला? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जब मुझे अपने पैतृक संपत्ति मिली, ज़्यादा मिली, कम मिली, कितना मिला? तो कोई बहुत संपन्न मिलता है, कोई रहता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है ना। तो उसी तरह जब लुई 16वां शासक बना तो उसको मिला क्या? उसको मिला खाली राजकोष। और जब खाली राजकोष मिला तो ये इसका खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हुआ। लगभग इसके इतने ज़्यादा कर्जे बढ़ गए थे कि कोई और इसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसने एक युक्ति लगाई, एक जुगाड़ सोचा कि क्यों ना हम जनता से जो कर ले रहे हैं उस कर में वृद्धि कर दें। अर्थात जो हम जनता से टैक्स ले रहे हैं, 16वां ने सोचा जो टैक्स है हमारा, इसको क्या कर दें, हम बढ़ा दें। तो इसने एक मीटिंग रखी थी। वर्साय एक जगह है, तो वर्साय का किला है, वर्साय का किला है, यानी पूरा का पूरा। तो वर्साय के किला में इसने एक मीटिंग रखी। तो उस समय लुई 16वां के समय नहीं, वो क्या कहते हैं, फ्रांस में पहले से एक परंपरा थी कि 3 वर्ग फ्रांस के जो जनता थी, फ्रांस का जो शासक था वो 3 वर्गों में बटा था, यानी हम कह सकते हैं 3 स्टेट में। आप 3 वर्ग कह सकते हैं। तो फ्रांस का जो जनता थी वो फ्रांस कितने में बटा था? ये 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग कहलाता था पादरी, दूसरा वर्ग कहलाता था कुलीन, तीसरा था निम्न वर्ग। ठीक। अब पादरी में कौन कौन आते थे? पादरी मतलब आप कह लीजिए इसमें धर्म गुरु आ जाते थे, जो धर्म से रिलेटेड व्यक्ति थे इसमें आ जाएंगे। कुलीन में आ जाएंगे अमीर वर्ग, और निम्न में आ जाएंगे मजदूर हो गए, किसान हो गए। किसान ऐसे किसान निम्न में आएंगे जो लैंडलेस हैं, अर्थात जिनके पास खुद की भूमि नहीं है। नौकर हो गए। ये सब क्या करते थे? ये सब आ जाते थे इसमें। अच्छा, निम्न को भी 3 वर्गों में बांटा गया था। ये जो तीसरा स्टेज था, कॉमन वर्ग हम जिसे कहते हैं, इस कॉमन वर्ग को 3 भागों में बांटा गया था। पहले भाग में आ जाते थे व्यापारी, ठीक। दूसरे भाग में आ जाते थे किसान। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन से किसान आएंगे? जिनके पास खुद की ज़मीन है, ऐसे किसान आएंगे दूसरे वर्ग में, मतलब दूसरे नंबर पे। तीसरे स्टेट को हम 3 भागों बांट रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे ऐसे किसान आएंगे जिनके पास खुद की ज़मीन है। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मजदूर और लैंडलेस किसान, यानी ऐसे किसान जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। किसान, नौकर। फ्रांस में सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि उस समय जो ये पहला स्टेट था, ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा स्टेट है, अर्थात पहले और दूसरे स्टेट को 1 पैसे भी टैक्स से, 0 रुपये आप कह लीजिए, 0 रुपये टैक्स से नहीं देना पड़ता था। अर्थात फ्रांस में उस समय कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग कोई भी टैक्स नहीं देता था। अब ये बताइए कि जो अमीर वर्ग है, जिसके पास पैसे हैं, जो टैक्स जमा कर सकता है, वो व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा है। जो धर्म गुरु वगैरह हो गए हैं वो, और जो राजा यानी सम्राट के रिश्तेदार हैं, सम्राट के जो वंशज हैं, वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। जो अमीर वर्ग हैं वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। टैक्स का जिम्मा है सिर्फ और सिर्फ है तीसरे स्टेट यानी कॉमन वर्ग पर। अब ये कॉमन वर्ग क्या करे भाई? तो इसने जब लुई 16वां जब टैक्स बढ़ाने की बात की तो फ्रांस में उस समय एक प्रथा थी, बड़ी अच्छी थी ये, मैं मानूं कि जब टैक्स बढ़ता था तो तीनों वर्ग के लोग एक साथ बैठते थे और साथ में बात करते थे। उसके बाद ये क्या करते थे? टैक्स बढ़ाते थे। हालांकि साथ में बैठने का मतलब ये नहीं है कि निम्न वर्ग साथ में बैठा है तो उसकी भी बात सुनी जाएगी, नहीं, उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन वो राजा, वो पादरी और कुलीन वर्ग जो टैक्स का निर्णय ले रहे हैं, बढ़ाना है घटाना है, कितने बढ़ाना है, कितने नहीं बढ़ाना है, किस चीज़ पे टैक्स भारी करना है, किस चीज़ पे कम करना है। यहाँ तक आप समझ लीजिए नमक पर उस समय इतना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ था कि लोग मतलब कि मुश्किल में जी रहे थे। सबसे ज़्यादा नमक पर था। पाव रोटी की बढ़ती कीमत जनता को भूख, एकदम समझ लीजिए भूख से तड़पा रही थी उस समय। अच्छा, ये तड़प इसलिए नहीं रहे थे, तड़प सिर्फ निम्न लोग रहे थे, सभी लोग तड़प नहीं रहे थे कि इसलिए सभी लोग कि भाई चले पूरे देश में पाव रोटी की बढ़ती कीमत। नहीं, पाव रोटी की फ्री में मिल रहा है। जो कुलीन है उनको फ्री में, उनके लिए 1 रुपये नहीं। जो अमीर वर्ग
वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, 1 रुपये नहीं लग रहा है उनके लिए। आइए देखते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। तो 16वां जो था ये टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग लगता था। तो मैंने बताया कि ये 3 स्टेट थे, तीनों स्टेट को मैं इस तरह आप समझ लीजिए डिवाइड करता हूँ। ये फर्स्ट, अब इनको भी ये पहला स्टेट है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसमें भी आप कहिए तो 1 2 3 कर देते हैं। अब देखिए इसमें भी तो 3 3 होना चाहिए ना, 1 2 3। अब इसमें आ जाएंगे पादरी, इसमें आ जाएंगे कुलीन, इसमें आ जाएंगे मध्य वर्ग या निम्न वर्ग। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, अब मध्य वर्ग में भी 3 कर दीजिए। इसमें व्यापारी, किसान और इसमें आ जाएंगे मजदूर, या फिर वैसे किसान जिनके पास कुछ की ज़मीन नहीं थी। अब एक सबसे बुरी बात ये थी कि टैक्स बढ़ाने के लिए जब वर्साय के किले में, अर्थात वर्साय का जो महल था, उस महल में लोग आए, ये मान लीजिए कि आप ये पूरा का पूरा वर्साय का महल है, तो ये ऐसे है, ये दरवाजे हैं, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे। तो अब समझिए आप कि 300 कुर्सियाँ यहाँ लगाई गई, 300 कुर्सी यहाँ लगाई गई। तो इसमें हो गए 300 कुर्सी पे बैठ गए पादरी और 300 कुर्सी बैठ गए कुलीन। पादरी वर्ग के 300 व्यक्ति गए थे, कुलीन वर्ग के 300 व्यक्ति गए थे, और जो मध्य यानी निम्न वर्ग था उसके गए थे 600 व्यक्ति। मतलब इस टैक्स को बढ़ाने और घटाने की जो क्या कहते हैं मीटिंग रखी गई थी वर्साय में, उसके लिए गए थे। तो अब बताइए, पादरी वर्ग के 300 लोग थे, इनके लिए क्या लगाई गई? 300 कुर्सी लगाई गई। ठीक, इनके लिए भी 300 कुर्सी लगाई गई। लेकिन ये जो 600 लोग थे, कहीं इधर खड़े हैं तो कहीं यहाँ खड़े हैं, तो कहीं इस साइड तो कहीं, मतलब, और ये 600 जो मध्य वर्ग का है, वो उस समय फ्रांस में ये प्रथा थी कि जो निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है, वो कुलीन यानी अमीर लोगों के सामने, राजा के सामने, सम्राट के सामने, उनके सामने बैठ नहीं सकता। तो ये बेचारे क्या किए, ये जब तक सभा होती रही, ये उस समय ये खड़े रहे। ये थी घटना थी 5 मार्च। 5 मार्च को वर्साय में बुलाई गई सभा। तो अब देखिए, अब ये पादरी को किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, अर्थात इनके सिर पे दर्द नहीं है, इनको टैक्स देना नहीं है, तो ये तो चाहेंगे कि टैक्स बढ़े। तो पादरी ने कहा कि भैया टैक्स बढ़ा दिया जाए। कुलीन वर्ग को भी चरन्नी देना नहीं है, 1 पैसे देना नहीं है टैक्स के रूप में, तो इनके भी सर पे कोई दर्द नहीं है, इनको भी कोई बोझा नहीं है, इनको भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, ये भी चाहेंगे कि भाई टैक्स बढ़ जाए। अब दिक्कत किसको होनी है? ये बेचारे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, दिक्कत तो इनको होनी है। तो ये बेचारे क्या बोले कि भाई देखिए, अभी तक हम आपकी सारी बातें मानते चले आए, हमने जितना कहा, जिस पर कहा हमने टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन अगर अब आप इस पर टैक्स बढ़ाने की बात करेंगे तो हम इस बात का उल्लंघन करेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे। अब इतना सुनते ही सम्राट जो हुआ वो आग बबूला हुआ, कुलीन वर्ग आग बबूला हो गया। पादरियों ने यानी धर्मगुरु जो थे, अपने आप को भगवान समझते थे, वो क्या हुए, उनका तो समझ लीजिए ऐसा लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब वो चलने लायक नहीं रह गए इतना सुनते। क्यों इतना बुरा लगा? कारण क्या था? जब इंसान पहली बार अपने आवाज़ उठाता है, क्योंकि इंसानों को जब तक दबाया जाएगा तब तक तो बड़े मज़ा आएगा दाबने वालों को। चलिए ठीक है, इसको हम परेशान कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, तो शोषण जिसका हो रहा है और जो शोषण कर रहा है, तो जब तक बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, तब तक शोषण करने वालों को बड़ा मज़ा आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, खूब मज़े में। लेकिन जिस दिन जिसका शोषण हो रहा है वो आवाज़ उठाता है कि बस यहीं रुक जाइए, उस दिन उसको ऐसा लगता है कि यार हमारी बात का उल्लंघन करेगा, मतलब इसकी इतनी औकात कि हमारी बात उल्लंघन करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, और वो ऐसे कदम उठाता है जो कि ना तो उसके लिए सही होता है ना तो उसके लिए। तो बस सेम कंडीशन यहाँ पर वही हुई कि जब इसने इसका विरोध स्टार्ट किया, यानी जो मध्यम वर्ग था, ये बोले कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे,
जितना टैक्स है उतना लो, या तो हम 1 रुपये अब टैक्स नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? तुम पादरी वर्ग में, अर्थात तुम्हारा जन्म पादरी परिवार में हो गया है, धर्म गुरु हो गया है, तो तुम कोई मतलब परंपरा थोड़ी नहीं चली आ रही है। परंपरा तो बदली जा सकती है ना, परंपरा बदली जा सकती है। जो गलत विचारधारा हैं, गलत परंपरा है, उसको बदल दीजिए तो ज़्यादा सही है। इन्हें कहा परंपरा तो बदली जा सकती है। कुलीन वर्ग में जन्म ले लिया, इसका मतलब ये है कि तुम्हें राजशाही ठाठ मिल गया भाई, तुम्हें एकदम राजा बन गए तुम्हें कोई काम नहीं करना है। हम क्योंकि जो सबसे ज़्यादा परेशानी थी मजदूर को और किसान की, जिनके पास लैंड लेस था, जिनके पास खुद की भूमि नहीं थी, अब वो बेचारे, जैसे मान लीजिए जिन किसान के पास ज़मीन नहीं है, वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना, जिन किसान की ज़मीन लिए हैं, सबसे पहले तो आधा उनको देंगे, या तीसरा भाग देंगे, या दूसरा भाग दें, पहला जितना भी दें, अर्थात उपज का हम आपको बता रहे हैं कि आधा उनको देंगे जिनकी किसान है, और उस आधे में से वो अपना लागत जोड़ेंगे, भाई कितना हमें मिला, लागत देंगे। उसके बाद उस आधे में जो लागत मिला, जो लागत कटा, उसमें से थोड़ा बहुत बचा तो अपने क्या कहते हैं लिए खाने के रखें, और खाने के साथ साथ सिर्फ हमें खा लेना यही हमारी ज़रूरत नहीं है कि चलिए हमारी भूख मिट गई तो हमारा पूरा हर ज़रूरत नहीं। खाने के साथ साथ बहुत सारी ज़रूरत होती हैं भाई, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए दवा वगैरह चाहिए, चूँकि उपचार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सबसे परेशानी थी, जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो किसान बेचारे सबसे दिक्कत में आ गए कि हम कितना आपको टैक्स दें, और कितना जिसकी ज़मीन है उसको दें। तो ये सबसे ज़्यादा नाराज़ थे कि चलिए भाई हम नहीं देंगे। व्यापारी लोग भी नाराज़ थे, किसान लोग भी नाराज़ थे, मजदूर भी, और क्या कहते हैं नौकर भी, ये सब नाराज़ थे। इन्होंने क्या कर दिया, बगावत कर दिया कि चलिए हम नहीं देने वाले हैं। सबसे बात ये है यहाँ पर कि ये इनके साथ 6,000 जो लोग आए थे मध्यम वर्ग के, इनके साथ 24,000 क्या था, पत्र था। इनके साथ 24,000 पत्र था, यानी जनता ने अपने राजा को 24,000 पत्र भेजा था कि इस पर टैक्स कम करना है, इसका टैक्स ज़्यादा है, हमारी ये परेशानी, हमारी वो परेशानी है। क्योंकि सभी लोग तो जा नहीं सकते ना, ये सभी लोगों को यहाँ क्या कहते हैं वर्षाय में सभी लोग नहीं जा सकते थे। तो 24,000 पत्र भेजे थे कि राजा को क्या कहते हैं, राजा हमारी बात माने, और राजा इनकी क्या कर रहे हैं, गला उड़ा रहे हैं यहाँ पर। तो भाई इनको क्या पता, तो ये पत्र तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पर आग बुला हुए तो इन्हें ये जो 600 लोग थे जो खड़े थे इधर उधर ये करके 600, ये क्या किए, ये बोले कि भाई ठीक है। इन्होंने वर्साय की संधि, यानी वर्साय जो है, वर्साय को छोड़ के चले आए, सभा को छोड़ के चले आए। कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानोगे तो हम अपनी अलग से एक नियम बनाएंगे, अपना एक अलग से संविधान बनाएंगे जिसके सामने तुम्हें झुकना होगा। राजा को चेतावनी देकर चले आए कि सबसे बड़ी पावर जो है वो जनता के हाथ में है। अगर जनता चाहे टैक्स ना दे तो आप खाने के लिए मर जाएंगे। आपके पास खाने के लिए है क्या? हम जनता टैक्स जमा करते हैं, वही आपके राजकोष में जाता है। तो राजकोष खाली होने की वजह से ये तामझाम हो रहा है। राजकोष खाली कौन किया? लुई 15वां ने भाई बड़े 7 वर्ष युद्ध लड़िया, यानी इनको मुकुट वगैरह पहनाया जाए। और जो ये लुई 16वां था, इसने भी बहुत मतलब दिमाग वाला काम किया नहीं है। 13 ब्रिटेन की जो उपनिवेश बस्तियाँ थी उसको खदेड़ने में स्टार्ट। यार अपने देश की नहीं देख रहे हो क्या हालत है, तुम जा रहे हो अमेरिका से सहायता करने। तो वही हाल है इनकी। तो ये सबसे बड़ी गलतियां मानी जाती हैं राजकोष खाली होने का। और ये जो एक महिला थी, अभी कहाँ है, रहा महारानी जी, मतलब जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी की राजकुमारी थी, ये भी बड़ी खर्चीली स्वभाव थी। अब इनको खर्चा ना मिले, इनको श्रृंगार ना मिले तो ये भी और नखरा दिखाने लगती। तो ये सब चीज़ें फ्रांस की जनता और फ्रांस की राजा के लिए इतनी खतरनाक बन गई कि लास्ट में फ्रांस की जनता ने ही बगावत कर दी। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। जब फ्रांस की जो जनता, ये जो 6,000 लोग थे, ये उठ के चल दिए कि भाई वर्साय से हट गए, वर्साय जी का जो किला था वहाँ छोड़ छाड़ के चल दिए कि चलिए हम अपना अलग संविधान बनाएंगे, और उस संविधान के आगे राजा को नतमस्तक होना पड़ेगा, राजा हमारी संविधान मानना पड़ेगा। तो ये चले आए इधर। अब यहाँ चले आए तो ये पेरिस में मतलब 7,000 लोगों ने, लगभग ये 6-7 हज़ार लोगों ने मिलकर यहाँ पर अपना एक अलग से संविधान लिखने लगे कि भाई चलिए। तो राजा ने सोचा चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिन तक ये हैं, उसके बाद हट जाएंगे, कौन से पढ़े लिखे लोग हैं कि ये लिखेंगे। लेकिन जब बात
नहीं लगा, राजा को लगा कि भाई बात बिगड़ती चली जाएगी, तो राजा ने पेरिस के शहर में अपनी सेना, ये जो मैं शुरू में ही आपको बताया था कि बास्तील का जो किला है उस किला को क्यों तोड़ा था, तो अब यहाँ आइए, यहाँ की बात ये आपको समझ अगर आ गया होगा ये पूरा का पूरा, तो आपको ये किला तोड़ने वाली बात समझ में आ गई होगी, आएगी अब। तो जब यहाँ से लोग चले आए तो पेरिस में ये अपना वो करने लगे, तो राजा ने पेरिस में ही सेनाएं भेजना स्टार्ट कर दिया कि चलिए, तो 14 जुलाई को, ये कब की घटना है, ये 5 मार्च की है, तो 14 जुलाई को तो राजा ने इतना दिन कर वेट किया कि चलिए कोई बात नहीं, शायद जनता मान जाए, जनता मान जाए। तो राजा ने पेरिस में ही अपनी सुबह 14 जुलाई की सुबह पूरी की पूरी सेना भेजना स्टार्ट कर दिया। और सेना भेजने के बाद लोगों में ये क्या कहते हैं अफवाह फैली थी कि राजा क्या करेगा, जनता पर गोलियां चलवाएगा, मारेगा। तो लोग सोचे भाई वही हाल है ना कि मरता क्या ना करता, तो इन्होंने सोचा कि भाई हम मरेंगे, इससे अच्छा यही है कि हम कुछ कदम उठाएं। तो अब ये कदम उठाने के लिए बास्तील का जो किला था उस किले को ही तोड़ दिया। अर्थात अगर राजा ने जो है वो पेरिस में सुबह अपना सैनिक ना भेजी होती तो ये किला न टूटता। तो ये सैनिक भेजने की वहाँ वो घटना हुई, वहाँ के बाद ये राजा ने अपनी सैनिक भेजी। तो ये 7,000 लोगों ने मिलकर बास्तील का जो किला था उस किला को तोड़ दिया। इसमें 7 सैनिक थे, यानी 7 कैदी थे जिसको रिहा करा दिया था, कोई हथियार वगैरह उसमें कुछ नहीं मिला। ये राजा के खिलाफ पहला विद्रोह था, मतलब जनता ने ये बिगुल बजा दिया था कि अब राजा सुधर जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ क्या करेंगे, कदम उठ गया है, मतलब जो आग है ना, आग में चिंगारी लग चुकी है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये इतनी ही बात है। उसके बाद ये अपना संविधान लिखते हैं। संविधान लिखने के बाद आगे राजा इनकी बात मानता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर राजा इनके साथ बगावत कर देता है, झूठा का वादा करता है। तो आज ये हम कारण देखते हैं कि कितने क्या कारण थे, उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ था। तो राजा को क्यों फांसी दी गई थी और जनता ने कैसे करके फांसी दिया, राजा को क्या आरोप लगाया गया कि भाई फांसी हुई, तो देखेंगे अगले वीडियो में।